आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाले लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी है। ऐसे में दल बदलू नेताओं की फौज एक बार फिर सक्रिय हो गई है। सत्ता पाने की लालच में लगभग सभी राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं और संगठन की उपेक्षा कर इन दल बदलुओं पर दांव लगाते हैं। दूसरी पार्टी से आए नेताओं के जरिए मैदान मारकर सरकार बनाने की कोशिश में सभी दल आगे रहते हैं। ऐसे नेता जो कल तक किसी पार्टी को कोसते थे, वो सत्ता की मलाई खाने के लिए उसी पार्टी में शामिल होने से परहेज नहीं करते हैं। मजे की बात यह है कि जनता भी आमतौर पर ऐसे नेताओं को जीत का सेहरा पहना देती है। तो क्या ये दल बदलू नेता चुनावों को प्रभावित करने का दल रखते हैं? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। चुनावों से पहले देश में दल बदलू मेला शुरू हो जाता है। स्वार्थ के लिए कई नेता धुर विरोधी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। चुनाव जीतने के लिए पार्टियां भी ऐसे नेताओं को खूब भाव देती हैं। राजनीतिक पार्टियां अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इन नेताओं को पार्टी में शामिल करने के लिए खुले दिल से इनका स्वागत करती हैं। फिलहाल हर किसी की नजर भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा पर है। बीजेडी के पूर्व नेता जय पांडा को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और फिर सोमवार को वो औपचारिक तौर पर बीजेपी का हिस्सा बन गए। बीजेडी अध्यक्ष और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मतभेद की वजह से जय पांडा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। पांडा ओडिशा की केंद्रपाड़ा सीट से सांसद रह चुके हैं। इससे पहले वो 2002 से 2009 तक राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। पांडा बीजेडी के तेज तर्रार नेताओं में माने जाते थे। संसद में रहते हुए वो कई प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए थे। पांडा को 24 जनवरी 2018 को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बीजेडी से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद मई 2018 में पांडा ने बीजेडी छोड़ दी थी। 2017 के पंचायत चुनावों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद वे प्रधानमंत्री मोदी की बराबर प्रशंसा करने और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर सवाल खड़े करते रहने के कारण खूब चर्चा में रहे हैं। जानकारों की माने तो ओडिशा के करीब 20 से 22 विधानसभा सीटों पर उनका प्रभाव है। अगर इसे संसदीय क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो ओडिशा में 2 से 3 संसदीय क्षेत्रों पर जय पांडा का प्रभाव पड़ सकता है। मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरे लिए एक नया कदम। मैं सिर्फ स्वीकार ही नहीं करता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और राष्ट्र अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। मैं मानता हूँ कि ये ज़रूरी है। बहुत सारे और दिक्कतें हैं उड़ीसा में जो मैं मानता हूँ कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इसमें बदलाव ला पाएगी। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका देते हुए यूपी के बहराइच की सांसद सावित्रीबाई फूले ने शनिवार को कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्वी यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी में उनका स्वागत किया। दलित नेता की पहचान रखने वाली फूले करीब 1 साल से ज्यादा समय से बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाती आ रही हैं। उन्होंने बीजेपी को दलित विरोधी भी करार दिया था। पिछले साल दिसंबर में उन्होंने बीजेपी पर अपनी उपेक्षा करने और समाज में बंटवारे की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। फूले के साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता और फतेहपुर से पूर्व सांसद राकेश सचान भी कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं। यूपी में वापसी की कोशिश में लगी कांग्रेस के लिए इन दोनों नेताओं को अपने साथ करना बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में हाशिए पर चल रही कांग्रेस के साथ इन दोनों नेताओं के शामिल होने से साफ है कि कांग्रेस राज्य की राजनीति में अपने आप को दोबारा स्थापित करने की कोशिश कर रही है। वहीं पंजाब में लंबे समय से निलंबित चल रहे अकाली नेता और फिरोजपुर से सांसद शेर सिंह घुबाया ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। घुबाया को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। पिछले 10 सालों से फिरोजपुर संसदीय सीट से शेर सिंह घुबाया सांसद हैं। इससे पहले जलालाबाद विधानसभा सीट से वो 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। पिछले 2 सालों से उनका सुखबीर बादल के साथ मनमुटाव चल रहा था। इसी कारण उन्हें पार्टी के कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता था।
जो गलत नीतियां थी इसलिए मैंने उनको छोड़ा है, क्योंकि पहले जो बादल साहब के वक्त तो जो पंजाब का जो कुछ उन्होंने किया, लेकिन जब से प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल बने तो उनका सिस्टम जो था वो करप्शन और गलत नीतियां पे चल के लोगों को जलील करना, अपने लीडरों को जलील करना, उससे सभी लोग जो तंग आके वो अकाली दल को छोड़ा है। देखिए, आज अकाली दल के सांसद जो हैं शेर सिंह गुबाया जी, जो फिरोजपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हुए हैं 2014 में, उन्होंने अकाली पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी आज ज्वाइन की है। इसको लेके आज राहुल जी के पास अपनी कर्टसी कॉल करने के लिए आए थे और मैं समझता हूँ इससे कांग्रेस पार्टी पंजाब में और मजबूत होगी। हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस को झटका लगा है। राज्य में कांग्रेस के 4 में एक बागी विधायक उमेश जाधव ने सोमवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जाधव कर्नाटक के चिंचोली विधानसभा से 2 बार से विधायक हैं। सूत्रों के अनुसार उमेश जाधव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ गुलबर्गा सीट से उतार सकती है। दरअसल उमेश जाधव उन 4 विधायकों में से एक हैं जो 2 बार कांग्रेस विधायकों की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद कांग्रेस ने उनकी शिकायत स्पीकर रमेश कुमार से की थी और उनके खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की थी। दरअसल राजनीति में नेताओं के दल बदलने का चलन नया नहीं है। तेजी से पाला बदलने की इस प्रवृत्ति को लेकर आया राम गया राम की कहावत ही बन गई है। इसकी जड़ हरियाणा की राजनीति में है। आया राम गया राम का जुमला दल बदल के पर्याय के रूप में 1967 में मशहूर हुआ। हरियाणा के हसनपुर क्षेत्र से निर्दलीय विधायक गयालाल ने 1967 में एक ही दिन में 3 बार दल बदल कर रिकॉर्ड बना दिया था। इसके बाद देश की राजनीति में आया राम गया राम का मुहावरा मशहूर हो गया और फिर 1967 से पिछले 51 सालों में ऐसे आया राम गया राम नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जी हाँ, तो पूरे देश में आया राम गया राम की राजनीति चल रही है। ऐसा पहली मर्तबा नहीं है। जब जब चुनाव आते हैं तब तक दल और बदल की जो सियासत है वो हावी हो जाती है। 2014 लोकसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ था। इससे पहले भी जितने चुनाव हो चुके हैं ऐसा रहता है और विधानसभा चुनाव जब प्रदेश में होते हैं तब भी इस तरह की राजनीति चलती है। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि इस तरह की सियासत चल रही हो, इस तरह की राजनीति चल रही हो। ऐसे नेता जाहिर तौर पर सत्ता की मलाई खाने के लिए तैयार रहते हैं और यही वजह है कि दल बदला जाता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान है इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। आप लोगों से भी उनका तारुफ करा देते हैं। एनपी सिंह हमारे साथ है, बीजेपी के नेता। चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता है। अरविंद राजभर है, महासचिव है सुहेलदेव के। दिलीप यादव हमारे साथ नेता जुड़े हुए हैं पीएसपीएल के। जितेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, सपा के प्रवक्ता है। गोविंद पंत राजू जी हमारे साथ है, सलाहकार है, संपादक एपीएन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एपीएन में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है एनपी सिंह जी, बीजेपी बहुत मजबूत है क्योंकि बार बार ये हम नहीं कह रहे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बीजेपी बहुत मजबूत है। एक बार फिर से वो सत्ता पे काबिज होंगे, एक बार फिर वो प्रधानमंत्री बनेंगे, एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आएगी, एक बार फिर से एनडीए की सरकार आएगी। लेकिन ये कैसे आएगी? आपकी तो नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो नेता छोड़ के जा रहे हैं उनके दम पे ही पार्टी बनती हो। हर पार्टी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मनमुटाव होता है। किसी पार्टी में किसी के नेताओं की बात नहीं सुनी जाती है। अभी ज्योतिबा जो हमारे सावित्री बाई फूले जी हैं वो छोड़कर गई हैं, जिनकी अभी आपने चर्चा की थी, टीवी में आ रहा था। नहीं, आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, फिर क्यों नहीं सुनी जाती किसी की बात? नहीं, देखिए, अगर किसी की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा होती है और वो महत्वाकांक्षा पूरी ना हो तो नेचुरली उनको ये लगता है कि मैं सरकार को हम चला रहे हैं और हमारे वजह से सरकार चल रही है और हमें महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही, तो छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन जितने भी लोग पार्टियां छोड़कर गए हैं, अच्छी पार्टी छोड़कर, उनको कहीं भी पहचान नहीं बनी है, उनको नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूं कि सावित्रीबाई फूले जी और जो नेता हमारी पार्टी छोड़कर गए हैं, आगे आकर आने वाले समय में उनको नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ अपनी सरकार बनाएगी और बहुत मजबूत हमारी सरकार फिर भी आएगी दोबारा। आपसे जानना चाहूंगी मैं, चंद्रमोहन जी, इनका कहना है कि सरकार इनकी ही बनने वाली है और जो नेता गए हैं उनका कोई घाटा नहीं होगा बीजेपी को, सरकार इन्हीं की बनेगी।
देखिए नेहा जी, वो इसलिए लोग जा रहे हैं क्योंकि ये जुमलों का जहाज है जी। जुमलों का जहाज 2014 में बनाया गया, इतने जुमले दे दिए गए इस देश को और इस देश की जनता को, जो आज बीजेपी के खुद के नेता मानने लगे हैं कि जुमलों की सरकार है। उस जुमलों को पूरा ना कर पाने के कारण जब वो अपने देश में जाते हैं, अपने प्रदेश में जाते हैं जहां से चुने जाते हैं, तो वहां के लोग उनसे पूछते हैं कि आपने हमारे से 2013 में 2014 की सत्ता को काबिज होने के लिए बहुत सारी बातें करी थी, तो वो धरातल के ऊपर जीरो है। इन्होंने 105 के 160 परियोजनाएं लागू करी मोदी जी ने, जो दनादन देते चले गए, लेकिन आज धरातल पे अगर देखे जाएंगे तो प्रैक्टिकल के ऊपर बिल्कुल जीरो है। किसी भी तरह की किसी चीज को आप ले लीजिए, अभी इन्होंने रिसेंट एक किसान योजना जो दी, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि 2000 अकाउंट में पैसे जाएंगे, आप उसमें इतने देख लीजिए कि इतने गांव आ रहे हैं जिन गांवों के पास कोई पैसा नहीं था, जो पैसा था वो भी उनके अकाउंट से कट गया। जब ऐसी पोजीशन आएगी तो जो सरकार होगी उसके जो लोग जो ईमानदार होंगे, स्वच्छ होंगे, ठीक होंगे, वो हमेशा उस जहाज को, उस जुमले के जहाज को छोड़ के उस लोगों को, उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे जो पार्टी भविष्य की नेतृत्व के रूप में देश के अंदर आगमन में आने वाली है। इसीलिए इनके लोग छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस छोड़ के क्यों लोग आ रहे हैं हमारी पार्टी में? बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़कर हमारी पार्टी में आ रहे हैं। वो वक्त गुजर गया, वो आपके पास कहानी है। आज सावित्रीबाई फुले आपके एक बहुत बड़ी नेता है जो आपको चैलेंज करते रहे। अभी यूपी के अंदर आप इतना कुछ होने वाले हो कि आपको समझना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि आज आपके इस वक्त के अंदर बेरोजगारी जो 45 साल से ज्यादा बढ़ गई है, इनकम की ग्रोथ 14 साल से डाउन जा रही है, आपकी न्यू इन्वेस्टमेंट वो भी आपके 14 ईयर से डाउन जा रही है, और आपकी जीडीपी ग्रोथ 5 ईयर से नीचे चली गई है। आप कह रहे हैं तमाम चीजें हैं, आप ही कह रहे हैं तमाम चीजें हैं, लेकिन आप ही के नेता ये तारीफ करते हैं बीजेपी की सरकार की, और आपके नेता, मैं कोई छुटपुट नेताओं की बात नहीं कर रही हूं, मैं आपके सरकार में वित्त मंत्री रह चुके पी चिदम्बरम की बात कर रही हूं। वो कहते हैं कि सरकार के कामकाज पर मुझे गर्व है, और आप कहते हैं कि सरकार ने कुछ किया नहीं। ये कौन सी बात? चिदम्बरम जी ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि मुझे सरकार के कामकाज पर गर्व है। देखिए, अगर किसी ऐसी चीज को विपक्ष के नाते कहीं सरकार अच्छा करेगी, अगर हम अच्छा कहते हैं तो सरकार उसकी सराहना करनी चाहिए। अगर हम उसको उठाते हैं तो यही सरकार है जो उसको विपरीत कर देती है कि सरकार राष्ट्र, जो विपक्ष है वो राष्ट्र विरोधी है। यही कथनी करनी नहीं है जी इनकी। अगर किसी बात को अगर विपक्ष अच्छा कहता है, जब वो गलत होता है तो विपक्ष उसको भी गलत कहता है, उस पर सवाल उठाता है, लेकिन ये उसको राष्ट्र विरोधी के अंदर करार दे देते हैं। जब आप एक चीज को लेके चलेंगे, जिस देश के अंदर सिस्टम को आप उठाएं और आप देखें कि जिसका दिया हुआ जो कार्य दिए गए, जैसे इनको एक गांव दिया गया कि गांव इन्होंने लेना है, प्रधानमंत्री जी सदन के ऊपर गए और माथा टेका, माथा टेक के बड़े उत्साह के साथ देश की जनता को बोला कि मेरा एक एमपी एक गांव लेगा और उस गांव को सिस्टम लेके चलेगा। आज आप धरातल पे चले जाइए, 284 एमपीज हैं, मुझे आप 5 गांव दिखा दीजिए जिस 5 गांव को 5 साल गुजरने के बाद कुछ काम किया हो, वहीं की वहीं खड़ा हुआ है। हाँ, अगर एक चीज को लेकर चल गया, अगर कहीं खंबे लगे हैं तो वह लाइट नहीं है, अगर कहीं शौचालय बना है तो वह लाइट नहीं है, हर गांव में लाइट गई है। हमारी सरकार ने गांव में लाइट दी है। सिपाही ने अपना इंटरव्यू में बोला, जो ऑलरेडी तिब्बत सेना के, चाइना के तिब्बत बॉर्डर पे तैनात है, उसने किसी एक, उसमें मैं देखा एक अखबार में पढ़ा, उसने अपने पत्रकार बंधुओं के थ्रू वहां पर सर्वे करवाया, ना वहां सड़क है, वहां लाइट है। उस गांव में जो आदमी हमारे देश की हिफाजत करता है, जो अपने परिवार को छोड़कर जो सैनिक देश की सरहद पे खड़ा हुआ है, उसके गांव के अंदर इन 5 सालों में कुछ ठीक है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पे जितेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर आप किस तरह से मुकाबला करेंगे इन लोकसभा चुनावों में, क्योंकि आपका और मायावती का गठबंधन तो हो गया है, लेकिन कितना मुश्किल है बीजेपी और कांग्रेस से मुकाबला करना। अब आपकी भी पार्टी के जो नेता है वो छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं, राकेश सचान ने पार्टी छोड़ दी है और कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। देखिए, जिनकी निष्ठा दल से ज्यादा सांसद विधायक बनने की होती है जी, वो लोग दल बदलते हैं। रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन केवल 2 पार्टियों के बीच बात करके तय नहीं हो गया है। गठबंधन जनता में सर्वे हुआ, कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई, उसके बाद देश का सबसे शक्तिशाली गठबंधन सपा बसपा का बना है। आपने देखा गोरखपुर में, कैराना में, नूरपुर में, फूलपुर में, उस वक्त हमारा गठबंधन नहीं था, उस वक्त तो केवल समर्थन था, और समर्थन से ही हमने गोरखपुर 30 साल पुरानी सीट भाजपा से छीन ली। फूलपुर, जहां उप मुख्यमंत्री जी हारे, कैराना से लगा के नूरपुर तक केवल समर्थन से इनका ये हाल हुआ है। अभी तो हमारे राष्ट्रीय नेता अब तो गठबंधन बना चुके हैं। अब तो गठबंधन में 80 संयुक्त रैलियां होंगी सपा बसपा सुप्रीमो की,
नहीं, इन रैलियों अब के तो सहारे कार्यकर्ताओं को बहुत ही युद्ध इन रैलियों स्तर के पर सहारे क्या यूपी में ज्यादा सीटें निकाल पाएगी बसपा और सपा गठबंधन? आप कहने का मतलब नहीं समझ रहे। मेरा कहने का मतलब उस वक्त केवल सर, उसके लिए समर्थन काम था। करना पड़ता है सर। उस वक्त लीजिए, काम ही तो किया था, तभी तो हराया मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री को हराना कहाँ- आसान है। मेरा सवाल सुन लीजिए, मुख्यमंत्री की कहाँ सीट को खामी हराना रह आसान गई? है। कहाँ खामी रह गई कि आपकी पार्टी के नेता अब छोड़ छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? कांग्रेस ज्वाइन कर ली राकेश सचार ने, क्यों? देखिए, सबसे बड़ी सूची समाजवादी पार्टी के पास विपक्षी दलों की है। लाइन लगी है गठबंधन में शामिल होने के लिए, और लगातार आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तमाम बीजेपी से लगा के तमाम पार्टियों के विधायकों को, पूर्व विधायकों को, तमाम बड़े नेताओं को शामिल कराने का सिलसिला जारी है। गठबंधन एक बड़ी ताकत है जिसमें सभी दल के कार्यकर्ता आके काम करने के इच्छुक हैं, और जानते हैं गठबंधन बीजेपी को मात देने की स्थिति में है। और उपचुनाव के नतीजों से स्पष्ट हो गया है कि 70 से ज्यादा सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है। हमारा गठबंधन जमीनी है। एनपी सिंह और जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देश को विकास। जितेंद्र वर्मा जी बीजेपी की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी के मुखिया नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने संसद के अंदर मोदी जी की तारीफ की है, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की है। उन्होंने खुद कहा है कि मोदी जी दोबारा आएंगे, मोदी जी को आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनेगी। आप गठबंधन लेकर बीजेपी के मुकाबले की बात कर रहे हैं। आपकी मुखिया आपकी पार्टी के संसद में कह रहे हैं इस बात को। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अब क्या संसद में अंतिम दिन क्या कहते थे? मोदी जी भस्म हो जाओ जाके। अरे संसद का सबको भस्म अंतिम कर दिन था, देते तो हैं। मोदी जी शुभकामनाएं आपके ही कहने देंगे से थोड़ी ना भस्म हो क्या जाएंगे। कहते हैं? आपके मुलायम कहने से सिंह मोदी जी क्या थोड़ी भस्म हो शिष्टाचार में जाएंगे। उनको बधाई नहीं दे सकते? नहीं, अगर ऐसा है तो शिष्टाचार क्यों में क्या बधाई समाजवादी नहीं दे पार्टी सकते थे के मुलायम सिंह जी? सर, क्यों समाजवादी बधाई दे पार्टी दी तो के इतना नेता ये खुश कह रहे हैं कि आपने मोदी किसी और आएंगे पार्टी दोबारा? को नहीं कहा, मनमोहन किसी सिंह को और भी तो नेता को बधाई नहीं दे कहा, दी। आपने मोदी जी को आशीर्वाद दिया नेताजी ने। मनमोहन सिंह को भी तो बधाई दी थी, आशीर्वाद दिया था। जी, शुभकामनाओं को आप कहा लोग था, ये आशीर्वाद नहीं समझ कहा था लेते कि हैं। आप दोबारा आएंगे, शुभकामनाओं दोबारा को आप आपकी लोग सरकार आशीर्वाद समझ बनेगी। लेते हैं। ये मोदी जी को अरे केवल भ्रम कहा है। में जिए ना आप, भ्रम में खूब जिए आप। आपका बीजेपी चलिए ठीक भ्रम है। नहीं है। गोविंद पंत राजू जी हमारे से जुड़े जब हुए हैं, रिजल्ट सलाहकार आएगा है, तो देख संपादक लीजिएगा। है एपीएन के। गोविंद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि दल बदल की सियासत कितनी सही है, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं इस तरह की सियासत देखने के लिए मिलती है। एक नेता अपनी पार्टी छोड़ता है, दूसरी पार्टी में चले जाता है। जहां लगता है कि जिसकी सरकार बनने वाली है तो सत्ता की मलाई खाने के लिए उसी पार्टी की तरफ रुझान हो जाता है। देखिए नेहा, जो जिस तरह के दल बदल हो रहे हैं, क्योंकि अब एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हमारे यहाँ राजनीति में जो लोग भी हैं जी, राजनीति उनके लिए एक तरह का कैरियर है, एक तरह का पेशा है, और उसमें कोई सिद्धांतों की प्रतिबद्धता जैसी कोई चीज नहीं है। इसलिए कोई व्यक्ति आज कांग्रेस में होकर एक तरह का राष्ट्रवादी हो सकता है, कल को वो बीजेपी में शामिल होकर दूसरी तरह का राष्ट्रवादी हो जाता है। एक व्यक्ति आज बीएसपी में होकर मनवादी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हुआ दिखता है, अगले दिन वो किसी दूसरी पार्टी में जाकर उसी का समर्थन करता हुआ दिखाई देता है। आपने आयाराम गयाराम की बात कही थी, वस्तुतः ये आयाराम गयाराम भी नहीं, ये सिर्फ कुर्सी राम है। कुर्सी मिल जाए इसके लिए तमाम तरह के गठबंधनों की तरफ तमाम तरह के पाले बदलने की प्रवृत्ति होती है। और ज्यादातर नेताओं की जो अभी शुरुआती दौर में जो दल बदल हुए हैं उसमें ज्यादातर इसी तरह के लोग हैं। वो अपनी पार्टी में लंबे समय से असंतुष्ट दिखाई दे रहे थे। अपनी पार्टी उनकी पार्टी ने उनके खिलाफ किसी न किसी तरह की कार्रवाई कर रखी थी। जो वैजयंत पांडा हैं उड़ीसा के, उनके साथ बीजेडी ने इसी तरह से उनको निलंबित किया था। अकाली दल के जो सांसद हैं उनके खिलाफ पार्टी की कार्रवाई थी। कर्नाटक में जो विधायक अभी टूट के आए हैं उनके खिलाफ वो साफ 4 जो बागी लोग विधायक वहां पर अपनी सरकार के खिलाफ एक तरह से आंदोलन कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, उनमें वो शामिल थे। और उत्तर प्रदेश में भी जो बहराइच की सांसद हैं वो लंबे समय से सरकार के खिलाफ बिल्कुल बगावती तेवर में थी कि सरकार बीजेपी ने उनके खिलाफ अनुशासन की कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन एक तरह से उनको किसी तरह का कोई महत्व पार्टी के अंदर नहीं दिया जा रहा था। ये इस तरह के लोग जो हैं वो बिल्कुल अपनी भूमिका में, अपनी पार्टी में अपने को सहज नहीं पा रहे थे, अपने लिए जगह बनाने की तलाश कर रहे थे। और चुनाव से ज्यादा अच्छा मौका ऐसे लोगों के लिए नहीं होता, क्योंकि चुनाव के वक्त आप तत्काल किसी शर्त पर नए दल में शामिल हो सकते हैं। और वो शर्त होती है कि आपको टिकट दिया जाएगा, आपको चुनाव लड़ा जाएगा, लोकसभा का चुनाव अगले
5 साल के लिए अगर आप जीत जाते हैं तो आपका करियर फिर सेफ हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर मैं कहूं तो यहाँ पर एक दूसरी प्रवृत्ति भी है। उत्तर प्रदेश में जिस गठबंधन को सबसे बड़ा और ऐतिहासिक गठबंधन बताया जा रहा है सपा और बसपा का, उस गठबंधन ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं कि उत्तर प्रदेश में दल बदल की अभी आने वाले दिनों में और बहुत बड़ी संभावनाएं दिखाई देती। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 37 सीटों पर चुनाव लड़ना है। वो 43 सीटें ऐसी होंगी जिन पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीएसपी 42 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। तो ये जो सीटें हैं, इन सीटों पर जिन लोगों ने 5 साल से सांसद बनने के लिए तैयारी कर रखी थी, अपना जमीनी काम कर रखा था, नेटवर्क बना रखा था, उन सारे लोगों की इच्छाओं पर बड़ा तुषारपात होगा, क्योंकि उनको पार्टी स्थिति में ही नहीं है। जब वहां से चुनाव ही नहीं लड़ रही तो उनको टिकट कैसे दी? ऐसे सारे लोग वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फ्री बैलेंसीज होती हैं उनकी तरह हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं। और इनमें से ज्यादातर के लिए मौका कांग्रेस के पास है, क्योंकि कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने की स्थिति नहीं है। जो जितने संभावित लोग उनके पास थे, 20-22 लोग, उनके नामों की एक तरह से उन्होंने अनौपचारिक घोषणा कर दी है। उसके बाद उनके पास ज्यादा संभावना होगी कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको वो अपनी पार्टी में रखें और उनको चुनाव लड़ाएं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में ये फिनोमिना अभी हमको और तेज दिखाई देने जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र वर्मा सपा के प्रवक्ता है। राजनीति है जी। जितेंद्र जी, जिस तरह से गोविंद जी को आपने सुना होगा, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि सपा और बसपा की तरफ से कहीं ना कहीं ये जो चांसेस है वो ज्यादा तेज हो गए हैं कि अब जो है दल बदल की जो सियासत है वो तेज होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी के पास तमाम जो नेता है वो नहीं है। आखिर अलग अलग सीटों से कौन से कद्दावर नेताओं को खड़ा किया जाए कि वो सीट जो है वो उनके कब्जे में आए। तो ऐसे में किस तरह से आप इसे देखते हैं? क्या सपा कमजोर होती जा रही है लोकसभा चुनाव आते आते? बिल्कुल समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है। और देखिए, टिकट कटते हैं लोग, दल छोड़ते हैं। मैंने कहा ना, जिनकी निष्ठा दल से ज्यादा सांसद विधायक बनने की होती है वो लोग दल छोड़ देते हैं। ठीक है, दरअसल उनके लिए सांसद विधायक की सीट एक जॉब है। तो जिन लोगों की सोच सांसद विधायक की सीट जॉब की तरह है, वो लोग कोई भी दल छोड़ सकते, कोई भी दल छोड़ सकते, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है, बूथ के कार्यकर्ताओं से चलती है। और जो जमीनी कार्यकर्ता होते हैं, जो गांव स्तर पर, शहर स्तर पर कार्यकर्ता तैयारी करते हैं और विचारों से पार्टी चलती है। यानी एक सांसद विधायक या 2-4 लोगों के पार्टी छोड़ देने से ना तो पार्टी कमजोर होती है और ना ही पार्टी को कोई नुकसान होता है। बस ये है कि हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी, बसपा सपा के गठबंधन के विचारधारा को, उनके कामों को और मोदी जी की विफलताओं को, जिसका पिटारा बहुत बड़ा है, वादे बड़े बड़े हुए, काम कुछ भी जमीन पर नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार कहा लेकिन नहीं दिया, क्योंकि अब तक 10 करोड़ रोजगार हो गया होता अगर दिया होता। 50,000 किसानों ने आत्महत्या की इनकी सरकारों में, उनका कोई पुरुषावल नहीं। शिक्षा मित्र भी 1,000 से ज्यादा, किसी की मौत हुई हार्ट अटैक से, किसी ने आत्महत्या कर ली। तो सरकार का ध्यान किसी और है नहीं। जब केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान जनता से हट के सिर्फ सत्ता की ओर चला जाएगा तो फिर डेवलपमेंट के काम नहीं हो पाएंगे। वादे सिर्फ वादे रह जाएंगे और उन वादों को अमली जामा आप नहीं पहना तो जनता ने देखा है किसके वादे कहाँ वादे रह गए। सरकार विफल साबित हुई। जी जी जी, और यही वजह रही कि फिर जनता ने सत्ता में फेरबदल कर दिया। यहाँ हमारे साथ अरुण राजभर भी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पानी पी पी कर कोसने वाले आपकी पार्टी के अध्यक्ष क्या दल बदल की सियासत को और ज्यादा तूल नहीं देते हैं? कभी कहते हैं सपा का साथ दे देंगे, कभी कहते हैं बसपा का साथ दे देंगे। देखिए, दल बदल वो करता है जो सिद्धांतवादी नहीं होता है, जो अवसरवादी होता है। और अवसरवादी हमेशा दल बदलते हैं। हम सिद्धांतों पर समझौता करते हैं ना, हम भारतीय जनता पार्टी पर सिद्धांतों पर बात करते हैं ना, कि जिन मुद्दों पर हमने उनसे समझौता किया उसको अगर नहीं लागू करेंगे और जो पार्टियां उस मुद्दों का समर्थन करेगी उसको लागू करने की बात करेगी, हम उसके साथ खड़े होने की बात करते हैं। रही सवाल इस बात की कि हम अवसरवादी नहीं है, हम सिद्धांतवादी हैं। हम सिद्धांत को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं और जनता ने समर्थन करती है और जनता के बीच में हम फिर पुनः जाते हैं। चुनाव होता एक बार है, सरकार चलती है 5 साल। सपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम
सत्ता के लिए नहीं परेशान है। तो जब सत्ता के लिए नहीं परेशान है तो फिर सपा बसपा गठबंधन करने की क्या जरूरत है? आप नहीं किए होते, अकेले लड़े होते, 80 लोकसभा सीटों पर कोई परेशानी नहीं होती। आपके जो टिकटार्थी हैं, जिसका टिकट कटेगा वो दूसरे दल में नहीं जाते, आपके सारे टिकटार्थी आपके साथ रहते। आज सपा बसपा जिस तरीके से 20 साल उत्तर प्रदेश में दोनों मिलकर के अलग अलग 20-20 साल लूटे हैं, आज वो दोनों एकजुट होकर के लूट रहे हैं। 2 सीटें क्यों छोड़ दिए कांग्रेस के लिए? वो भी ले लिए होते, उसको भी मिला लिए होते कि अब छोटे भाई लोग यहाँ लूटेंगे और बड़े भाई को 2 सीट दे दिए कि केंद्र में तुम बैठे रहोगे। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनेगी तो हम लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगा, वहां मजबूती से लूटेंगे। आप देखिए कि जब गांव में बात करते हैं, गांव में इन्होंने जितना अत्याचार पिछड़ों पर किया है, सरकार 4 साल चली है इनकी, 4-5 बार बनी है, और 4 बार की सरकार में जितना दलितों पर अत्याचार इन लोगों द्वारा हुई है, क्या दलित भूल जाएगा इस बात को? क्या अति पिछड़ा जिस पे अत्याचार इन लोगों ने किया है, थाने पर, तहसील पर, ब्लॉक पर, यार इस सरकार ने हक मार लिया दलित पिछड़े का, क्या उसको भूल जाएगी? बूथ पर जनता ये एहसास कर रही है। चलिए हमारे साथ दिनेश जी भी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, पार्टी सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का मुकाबला करने के लिए खड़े हैं और सपा बसपा मुकाबले में है ही नहीं है। जवाब ले लीजिए, ताकत ले लें कि वो इनका दिनेश जी मेरा सवाल सुन लीजिए। दिनेश जी आपसे मेरा सवाल है, क्या ये सत्ता का लालच ही है कि एक अलग से पार्टी बनानी पड़ी? क्या सत्ता का ये लालच ही है, क्या एक अलग से पार्टी बनानी पड़ी? आप जवाब तो ले लीजिए। देखिए आपको बता दें, आप जिस मुद्दे पे बहस चल रही है, इस देश के नौजवानों को, पिछड़ों को, दलितों को, उपेक्षितों को, वंचितों को, किसानों को, मुसलमानों को ठगने का जो प्रयास देश के अंदर जो बैठी हुई सरकार ने किया है, उसके खिलाफ तो जनता खड़ी होगी। दूसरी बात, जो दल बदल की बात हो रही है, आपको याद होगा जब लोकसभा का चुनाव 2014 का हो रहा था, उनमें चुनाव जीत करके गए और सांसद बने लोग कौन लोग थे, किन पार्टियों से? और बीजेपी के लहर का मामला आया, सपना बेचा गया, सब लोग चले आए। उसके बाद जिनके खिलाफ बीजेपी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, वही सारे लोग विधानसभा में इनके साथ आए और आज मंत्रिमंडल में शामिल है। 75% से अधिक लोग हैं जो बीजेपी की वर्तमान प्रदेश की सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल है। ये दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि रोजगार देने की जो बात कहा था इन्होंने 2 करोड़, वो तो देने से रहे। इन्होंने 15, 16 और 16, 17 के रिज्यूम में जनता है, सब जानती है जितने वायदे चुनावों से पहले किए जाते हैं ना सर। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। आपको करोड़ रोजगार नहीं, सर सुन लीजिए, जितने वायदे चुनाव से पहले किए जाते हैं ना, अगर उन वादों को पूरा नहीं करेंगे ना कि सत्ता में आने के बाद, तो ये जनता के पास इतनी पावर है सर, ये हटा देगी, ये हटा देती है। सपा को हटा दिया यूपी से, सपा को हटा दिया यूपी से। काम किया जा रहा है। इस सवाल पर कभी इनका बयान नहीं आया और क्या चेतावनी क्यों देने का करते हैं? सर देखिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। बहस करनी है तो ठोस चीजों पर बहस करिए सर, चिल्लाने से नहीं चलेगा यहाँ पे काम। अगर इसकी सीबीआई जांच हो जाएगी, इनकी सारी कलाई खुल जाएगी। कितना कौन सरकार क्यों नहीं जांच करा रहा भाई? सरकार कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, क्यों नहीं जांच करा रहा है? मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश के विश्वविद्यालयों में जिस तरीके से दलितों को और पिछड़ों को रोकने की साजिश हो रही है देश के अंदर, आज पूरे देश के अंदर बंद का आह्वान सारे समाज ने किया है। जो दलित और पिछड़े और आदिवासी समुदाय से आते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, इस केंद्र और प्रदेश की सरकार ने नौजवानों और दलितों पिछड़ों का हक मारने का काम किया है। ठीक है, देखेंगे जब आप आते हैं सत्ता में, सत्ता की मलाई खाने के लिए परेशान है तमाम नेता। अब मैं नाम गिनाऊंगी तो बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाले लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी है और ऐसे में दल बदल की जो सियासत है वो हावी होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे, अब मैं ब्रेक के बाद जब लौटी हूँ तो मैंने आपको कहा था कि जब मैं ब्रेक पे जाऊंगी उसके बाद जब लौटूंगी तो आपसे बात करूंगी एनपी सिंह जी, क्योंकि जय पांडा जो बीजेडी के नेता थे अब वो बीजेपी में आ गए हैं। 20 से 22 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर उनका सीधे तौर पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा उड़ीसा में और कितनी मजबूत बीजेपी वहां होगी? देखिए, बीजेपी उड़ीसा में अच्छा गेम करेगी, अच्छा हम लोग गेन करके आएंगे, वहां से अच्छे चुनाव जीतेंगे, क्योंकि बीजू पटनायक जी का वहां पर, नवीन पटनायक जी का कार्य क्षेत्र है, उन्होंने काफी दिन से वहां पर कब्जा जमाया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर बहुत मजबूत होकर उभरी है और उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। भारतीय जनता पार्टी वहां पर बहुत मजबूत होकर उभरेगी। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार नहीं दिया है, बहुत सारी चीजों पर बहस कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया, 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई है, 17 में और बढ़त लेकर हम लोग आए हैं।
19 में हम लोग और बढ़त लेकर आएंगे। हमने पूरे देश के अंदर जितने रोड, फ्लाईओवर, अच्छा जितने काम काम कर रही किए है, हम आप कह लोगों रहे हैं ने, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव जो हुए उसके नतीजे तो कुछ और ही बता रहे हैं सर। देखिए विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर हम सबसे ज्यादा वोट लेकर आए, सबसे ज्यादा सीट हमारी आई। आज भी भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 स्टेट की बात करते हैं, मैं हाल ही में हुए वो विधानसभा चुनावों की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का वोट और परसेंट कम नहीं हुआ है। हमारे वोट आज भी जितने परसेंट पहले थे उससे बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं। सीटों का हमें नुकसान हुआ है। और अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं कि जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आप रोजगार की बात करें, हमारे टाइम में चाहे जेवर एयरपोर्ट हो, चाहे बनारस के उद्योग हो, चाहे अमेठी में फैक्ट्री लगाने की बात करें, सबसे ज्यादा काम भारतीय जनता पार्टी ने आज भी पूरे किया है। देश में होने वाला है। पूरे राजस्थान से देश आपकी के सरकार अंदर, गई, राजस्थान से आपकी सरकार पूरे गई, देश के मध्य अंदर, प्रदेश से आपकी सरकार जी, गई, छत्तीसगढ़ से आपकी सरकार गई। उसके बाद हमने बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, बहुत कुछ सुधार किया है। हमारी सरकार ने जो सवर्णों को 10% का आरक्षण दिया, उसका भी फायदा लोगों को मिलेगा। और क्या ये लॉलीपॉप नहीं दे दिया इन्होंने? लॉलीपॉप नहीं है, उसका फायदा मिलेगा, पूरे देश की जनता को लाभ मिलेगा। हमारे मित्र जो सिंह साहब है बहुत सीनियर नेता हैं बीजेपी के अंदर, और आज मैं उनके कॉन्फिडेंस को भी देख रहा हूं आपके चैनल के ऊपर बैठ के साथ लाइव में उनकी डिबेट करते हो कि आज उनका कॉन्फिडेंस नहीं है। वो ये बता ही नहीं पा रहे कि हमने पिछले 5 सालों में क्या किया है। क्योंकि जब 2013 के अंदर मोदी जी की आप पुरानी पिछली डिबेट्स और उनके भाषणों को ले लीजिए तो उसके अंदर इतने जुमले थे, और उसके बाद 2015, 16, 17, 18 अगर एक साल में आप उनको डिवाइड करते हैं तो वो सारे जुमले बिल्कुल फ्लॉप जाते हैं। आज उस रीजन का आ गया, ये पूरी तरह से सरकार किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, नौजवान विरोधी है। ये सरकार सिर्फ कुछ 7-8 व्यापारियों की सरकार है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि पिछले 5 सालों के अंदर एक अंबानी ने, जिसको कोई भी जहाज बनाने का एक्सपीरियंस हो, 30,000 करोड़ का बेनिफिट हो गया। और उधर एक किसान जो बेचारा 5 से 6 महीने अपनी फसल को पैदा करने के लिए अपनी जमीन को जोतता है, जब वो प्याज को उगाता है, अगर उसने एक किसान ने 750 किलो प्याज उगाई तो उसको 750 किलो की मात्रा का कितना पैसा मिलता है? 1040। सर आप अंबानी की बात कर रहे हैं। राफेल अगर हिंदुस्तान के पास होता तो पाकिस्तान कहीं खड़ा नहीं होता। राफेल आपने नहीं आने दिया, राफेल अगर आता तो क्यों आता है? आप भी सत्ता में रहे हैं, इतने साल आप केंद्र में शासन कर चुके हैं। जब आप सत्ता में थे तब ये सब क्यों नहीं पता होता आपको कि बेरोजगारी है देश में? तब ये क्यों नहीं पता होता कि महंगाई है देश में? तब ये क्यों नहीं पता होता कि और भी तमाम मुद्दे हैं देश में? तब क्यों नहीं पता होता? आपने 60 साल शासन किया शर्मा साहब, 60 साल आपने शासन किया, आपको बता दीजिए। ग्रोथ ले लीजिए, बेरोजगार ग्रोथ ले लीजिए, इकोनॉमिक ग्रोथ ले लीजिए, इवन देन किसान को ले लीजिए। हमारी माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी ने किसान प्रधान देश बनाया, इसके अंदर हरित क्रांति लाए, श्वेत क्रांति लाए, और हमने ही मनरेगा लाए, हमने एफडीआई को लेके आए। उसी समय एफडीआई का विरोध कर रहे थे। आज क्या कारण है? 5 साल गुजरने के बाद विकास के कोरम को लेकर चले थे कि विकास का एजेंडा, आज इनका विकास का एजेंडा कहां चला गया? आज उस विकास के एजेंडे को छोड़ चुके हैं और वेदना और संवेदना की राजनीति कर रहे हैं। ना आज इनके एजेंडे के अंदर राम है, ना इनके एजेंडे के अंदर रोजी रोटी है, ना इनके अंदर रोजगार है, ना बेरोजगार है। आज सिर्फ इनके पास है सत्ता के अंदर अडानी, अंबानी, पूरी दुनिया आप बताइए कभी पाकिस्तान से हमारा अभिनव वापस है? आप बताइए कभी आपके इतिहास में? आपके एजेंडे पर आपके नेता नहीं चल रहे हैं, आपकी पार्टी की जो विचारधारा है वो आपके नेताओं को पसंद नहीं आ रही है। क्यों आपकी पार्टी के नेता आपकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? सर अभी उमेश यादव की अगर मैं बात करूं, कर्नाटक से छोड़ के चले गए हैं, अब बीजेपी चले गए हैं। क्यों जा रहे हैं? जब इतनी अच्छी विचारधारा की आपकी पार्टी है तो आपकी पार्टी के नेता आपकी पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? सर हमारे यहाँ से कोई आदमी नहीं जा रहा है। कोई एकाध अगर आदमी गया तो उसका कोई रीजन है, और जिस रीजन के ऊपर गया उस रीजन के ऊपर वो आज देख रहे हैं। अब बात आती है कि किस जो पार्टी सत्ता के अंदर सबसे ज्यादा जॉब उसको देना है। कांग्रेस कमजोर नहीं होगी। नेहा जी, जो पार्टी सत्ता के अंदर है वो जवाबदेही है। जो विपक्ष है वो तो ऑलरेडी आपने विपक्ष के अंदर ही बैठा हुआ है, वो तो विपक्षी आवाज उठा रहा है। आज देश के अंदर एक पार्टी सत्तारूढ़ है और वो कई पार्टियों को लेके गठबंधन की सरकार चला रही है। जब वो सरकार चला रही है, उसने देश को क्या दिया, उसका आदमी उससे छोड़ के सारी दुनिया देख रही है देश को क्या दिया भारतीय जनता पार्टी ने। सारी दुनिया देख रही है, चाहे बसपा हो या कांग्रेस, सारी दुनिया देख रही है क्या काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन उस सच्चाई के अंदर जो सत्ता में बैठे लोग हैं, अगर वो साथ छोड़ के जाते हैं तो देश की जनता समझती है कि कहीं ना कहीं मोदी अमित शाह की जोड़ी
देश के साथ इंसाफ नहीं करा, इसलिए उनके लोग उनका साथ छोड़ के जा रहे हैं। इसीलिए आज उनके एमपी, उनके विधायक, उनके सब छोड़ के भग रहे हैं, क्योंकि उनको पता आज हमने सत्ता का साथ देना है। अब ये राजभर जी बोल रहे हैं, राजभर जी ने खुद ही अल्टीमेटम दिया हुआ है, पहले आपका अल्टीमेटम तो खत्म कर लीजिए। आप पहले ये तो डिसाइड कर लीजिए कि मुझे बसपा के बीजेपी के साथ रहना है, नहीं रहना है। उधर आप इधर भगते हैं, इधर आप बीजेपी को धमकाते हैं, असूलों के सिद्धांत की बात करते हैं। पहले आप अपना टाइम छोड़कर काउंटडाउन कर दीजिए बीजेपी को। ठीक है जितेंद्र वर्मा जी, किस तरह से टक्कर देंगे आप राजभर जी, बीजेपी और उसका कांग्रेस तक को? काउंटडाउन खत्म कर ठीक है। दीजिए। जो आपने इनको बोला हुआ है कि हम सत्ता में नहीं रहेंगे, आपके साथ गठबंधन तोड़ेंगे, उसका काउंटडाउन तो बता दीजिए। पिछले 2 दिन से सुन रहे हैं आपसे। चंद्रमोहन जी, ठीक है, यहाँ जितेंद्र जी, ठीक है, क्यों तोड़ेंगे? कांग्रेस की तरह धोखेबाज नहीं है। लेकिन फिर इतने दिन पहले सूबे को क्यों गुमराह करा आपने? इतने दिन से सूबे के अंदर गुमराह कर अरुण रहे जी, थे, ठीक है, सूबे की जनता देखिए, को आप चिल्लाएंगे भड़का तो काम रहे नहीं थे। होगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। सवाल आप सुन लीजिए, उसके बाद एक बोलेंगे एक ही करके नहीं, अपना जवाब दीजिए। अगर इस तरह से चिल्लाएंगे तो कोई फायदा नहीं है इस डिबेट का, ठीक है। जितेंद्र जी से मेरा सवाल है, जितेंद्र जी आपसे मेरा सवाल है कि किस तरह से मुकाबला करेगी आपकी और आपका और बीएसपी का गठबंधन कांग्रेस और बीजेपी से? जो हालात और जो स्थितियां आप देख रहे हैं, दल बदल की सियासत बहुत तेज हो गई है, कितना मुश्किल है, कितना चुनौती भरा है बीजेपी और कांग्रेस से सामना करना? गठबंधन की ताकत के सामने कोई भी दल कहीं टिक नहीं रहा, ये सर, फैक्ट कौन है। से गठबंधन लोग आपने स्वीकार नहीं करेंगे। किया है? अब सुनिए बीएसपी भाई, ने तो आप खाता बीच भी में नहीं खोला था नहीं सर, बोलिए आप। 2014 नहीं, में। आप बोलिए, डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, हमारा स्टेटमेंट पूरा हो तब आप बोलिए। जी जी जी, बताइए। इस गठबंधन की ताकत के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। ठीक है। टीवी चैनल पे बैठ के स्वीकार न करे, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। ठीक है। रही अभी दलित उत्पीड़न का बहुत बड़ा आरोप सपा पे लग गया। ठीक। दलित उत्पीड़न इस देश में ऊना से लगा के, रोहित वेमुला से लगा के पूरे देश की जनता ने देखा है। दलित महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या और दलितों को नग्न करके वस्त्र उतार के पीटा गया है। दलित ने अगर घोड़े पर बैठकर शादी करने का सपना देखा, ये भाजपा के लोगों ने उस दलित का वो सपना नहीं पूरा होने दिया कि वो घोड़ी पर बैठ के दलित अपनी बारात ले जा सकता। इस मानसिकता के लोग 13 भाजपा के नेता बने बैठे हो। 13 रोस्टर प्रणाली में दलितों पिछड़ों का आरक्षण इन लोगों ने विश्वविद्यालयों से छीन लिया है। ठीक है, ये बोलिए, भाजपा, बोलिए। इनके सहयोगी दल दलित पिछड़ा विरोधी लोग हैं। इनको दलित पिछड़ा इस देश का जवाब देने जा रहा है लोकसभा चुनाव ठीक है, में। दलितों ये की आप 13 बात कर रहे रोस्टर हैं, प्रणाली ठीक है। क्या है? सुन लीजिए सर, क्यों सवाल दलितों सुन को लीजिए, विश्वविद्यालय बोलने में से फायदा क्या प्रोफेसर होगा बनने इससे, से सर? रोक रहे हो? सवाल सुन क्यों लीजिए। पिछड़ों को प्रोफेसर बनने से रोक रहे हो? एक विशेष वर्ग को प्रोफेसर बना रहे हो। अभी पता चलेगा। जितेंद्र इन जी, लोगों को ऐसी सत्ता पार्टी से के आने साथ दीजिए। आपने गठबंधन किया है जो पिछले लोकसभा चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई सर, क्या फायदा होगा? अब आपको लगता है कि 2019 लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में फायदा होगा आपको बीएसपी के साथ गठबंधन करके? दलितों की भागीदारी हो जाए। हुई, देखिए समाजवादी उसको। पार्टी के गठबंधन दलितों पिछड़ों सर समाज को लेकर चलेगा। सर समाज को हमने सर, ये सम्मान दिक्कत है देने का आपको देश कि में आप काम सवाल किया नहीं है। सुनते, सर सवाल समाज को हमने आगे आप बढ़ाया सवाल है। सुन लीजिए कोई सर, ऐसा सवाल समाज नहीं सुनिए है सर, जिसको सर, सवाल समाजवादी सुनिए, पार्टी ने आगे नहीं सवाल बढ़ाया। सुनिए, आप सवाल सुनिए पहले। जी। सवाल मेरा ये है कि बीएसपी की अगर मैं बात करूं, आप गठबंधन की बातें बता रहे हैं और एक लंबी गाथा गथने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए कि बीएसपी के साथ आपने गठबंधन किया है, ये वही बीएसपी है सर जिसने 2014 लोकसभा चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी वो। तो क्या आपको लगता है कि 2019 में आपका सपोर्ट कर पाएगी और आपको आगे मिलाकर आगे आप दोनों मिलकर बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे यूपी में? जी सपा बसपा का सीट कितना रहा, आज क्या कंडीशन है? आपने मुख्यमंत्री को हारते नहीं देखा क्या? आपकी भी कंडीशन कोई बहुत बेहतर नहीं थी। आपकी भी कंडीशन कोई बहुत बेहतर नहीं थी। मुख्यमंत्री हारता हुआ दिखा कि नहीं दिखा? जी। उप मुख्यमंत्री हारते हुए दिखे कि नहीं दिखे? दोनों को मिला दो, मोदी जी हारते दिखे कि नहीं दिखे? सबको मिला दो, पूरी भाजपा हारती दिखी कि नहीं दिखी? नेस्तो नाबूद हो जाएगी भाजपा गठबंधन पर। नेस्तो नाबूद, जमीन पर इनको करारी शिकस्त मिलने जा रही है, करारी शिकस्त। खाता खोलने के लिए परेशान है, इनको भी पता नहीं है। अब आप स्वीकार नहीं करोगे भाई, हार क्यों मान लोगे? चैनल पे हार क्यों मान लोगे आप? जमीन पर नहीं दिखता है, तो दिखेगा। जैसे क्या मुख्यमंत्री हारे तो सर, एक दिखा, एक करके बोलिए सर। उप मुख्यमंत्री हारे ठीक है। तो दिखा। गाँव में
दिखाना। ये गठबंधन बेमेल गठबंधन होता है, हाँ। जो कभी सफल नहीं होता। महबूबा मुफ्ती के साथ राष्ट्रवाद का गठबंधन होता है ना, आतंकियों को मुआवजा जो पार्टी देती है उसके साथ राष्ट्रवाद का गठबंधन होता है। भारत का तेलंगाना मेघालय में जो पार्टी चलाती है वो राष्ट्रवाद का गठबंधन होता है। भाई क्या परिभाषा करी है इन लोगों ने, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। आप भी तो पानी पी पी कर कोसते थे बीएसपी को, आपने कम कोसा है बीएसपी अरे तो और अभी इन्हीं के साथ गठबंधन कर लिया। बसपा ने किसी आतंकी को मुआवजा दिया क्या? क्या सपा ने कभी दिया? बताओ वो दिन हमें। अरे बहुत लोग गुंडागर्दी की है उत्तर प्रदेश के अंदर, भूल गई इस चीज को। बहुत गुंडागर्दी की है। गठबंधन दल आतंकियों का पक्षधर है जो उनको मुआवजा दे रहा है। क्यों दिया आपने महबूबा मुफ्ती की सरकार में आतंकियों के परिवार को मुआवजा? ठीक है, क्यों दिया भाई? ठीक है। दिनेश यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आपकी पार्टी किस तरह से भूमिका निभाएगी इस लोकसभा चुनाव में और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? ठीक है, ठीक है, करके आए थे, देखिए इस तरह से नहीं, क्या हो रहा है? जिससे सवाल है उसी को जवाब देने दीजिए प्लीज। दिनेश जी से मेरा सवाल है, दिनेश यादव जी, आपकी पार्टी किस तरह से इस लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभाएगी और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि ये दल बदल की सियासत आपकी पार्टी पर हावी होगी? देखिए, हमारे नेता का साफ साफ कहना है, उत्तर प्रदेश के किसानों, नौजवानों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के सम्मान और स्वाभिमान के मुद्दे को लेकर के हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। हाँ। जिस तरीके से आपने देखा कि 25 नवंबर को पुनः इस देश को एक आग और शीत युद्ध में झोंकने का प्रयास हुआ, हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी कार्यालय से पैदल चल करके राज्यपाल को ज्ञापन देने का काम किया कि अगर वहां पर कुछ अनहोनी हुई तो हमारे पार्टी कार्यकर्ता अयोध्या कुछ करने के लिए काम करेंगे। यही नहीं, एक सप्ताह तक किसानों की समस्याओं को जानने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने लगातार गांव में जाकर के उनकी समस्याओं को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर शुरू किया और लोक बंधु के पुण्यतिथि पर उसका समापन जो है कि राष्ट्रपति को ज्ञापन के माध्यम से किया गया। यही नहीं, लगातार नौजवानों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, महिलाओं के सम्मान के सवाल पर, अल्पसंख्यकों के सम्मान के सवाल पर लगातार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लड़ती रही है और डॉक्टर लोहिया के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए और पिछड़ों को, दलितों को, उपेक्षितों को, वंचितों का जो हक है वो न मारा जाए। जो 13 पॉइंट रोस्टर इन्होंने लागू किया है, पिछड़ों और दलितों को रोकने का प्रयास किया ही किया है। जो 10% जो स्वर्ण जात के लोगों को इन्होंने आरक्षण देने के लिए उनको आपने बात की है, वो अपनी पार्टी सपा में कहीं इन्होंने प्रयास, सुन लीजिए, वो सपा में रहकर अपनी पार्टी को ठीक से नहीं चला पाए हैं, अलग से पार्टी बना ली है, वो कैसे जनता के बीच में जाएंगे और कैसे जनता उन पर विश्वास कर ले? समाजवादी पार्टी ने अपने मूल सिद्धांतों को जब डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों पर चलना बंद कर दिया, हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव ने समाजवाद को आगे बढ़ाने का काम किया और निरंतर कर रहे हैं। यही नहीं, जो ये गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, यह बेमेल गठबंधन है। इसलिए मैं बेमेल गठबंधन कहना चाहता हूं, यही वो पार्टी है जिसने माननीय नेताजी के ऊपर 1 घंटे के अंदर 172 मुकदमे दर्ज कराने का काम किया था। यही नहीं, समाजवादी पार्टी का जो मूल वर्कर है और बहुजन समाज पार्टी का जो मूल वर्कर है वह कदापि भी इस गठबंधन के साथ नहीं है। ये जो समाजवादी मूल्यों के साथ जो लड़ने वाले लोग थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों को जो लेकर चलने वाले लोग थे, वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे। और आपको बता दूं कि पूरे 80 के 80 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार हमारे पार्टी के पास तैयार है। जितेंद्र जी, सुना आपने? घबराइए नहीं, 80 लोकसभा सीटों। जितेंद्र जी, सुना आपने? सीधे सीधे आप लोगों पे आरोप है जी। वो तो आने वाला वक्त चुनाव का ही है जी, और परिवार पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। परिवारवाद की परेशानियों से नहीं निकल पा रही है समाजवादी पार्टी, कैसे चुनाव परिवार लड़ेगी? के किसी भी सदस्य पे मैं टिप्पणी नहीं करता हूं। पार्टी के नेता छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। अब भाजपा के भी तो 25 ठू नेता आ गए हमारी पार्टी में। भाजपा को देख लीजिए सर, अपनी पार्टी में संभालिए। भाजपा को देख लीजिए सर, सीधा भाजपा को ही देखिए। आचार संहिता लागू होने दीजिए। अब सुनेंगे तभी तो बताऊंगा मैं। सुनाइए सुनाइए। बीजेपी के 25 से ज्यादा नेता समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। और रही बात हमारे मित्र अभी नेता पीएसपीएल ने जो बातें कही, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। फैमिली का मैटर है और फैमिली के मैटर्स पे मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात करूंगा। इस गठबंधन की मजबूती सभी ने देखी है और देश के बड़े शीर्ष नेतृत्व ने इसको सराहा है। कोई भी पॉलिटिकल दल हो,
सब ये जान रहे हैं कि सत्यता क्या है। ये गठबंधन अभी जमीन पर तैयार हो गया है। हमारे कार्यकर्ता निकल चुके हैं, बूथ बूथ कार्यक्रम शुरू हो गया है। बूथ कमेटियों की मीटिंग भी हो चुकी है, सम्मेलन भी हो चुके हैं और बूथ के कार्यकर्ता बूथों पर महीनों से काम कर रहे हैं। और हमारी ये मेहनत, ये संदेश देने का काम हो रहा है। हम जो काम किए वो कामों को जनता को बताया जा रहा है। और मोदी जी ने जो जनता से वादे किए थे और वो वादे पूरे नहीं हो रहे। अभी 13 रोस्टर प्रणाली में इन्होंने दलित पिछड़ा विरोधी जो काम किया है पूरे देश की जनता वो चलिए सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। तरीके से 645 किस तरीके से 645 एक कैटेगरी के लोग और 28 दलित पिछड़ा के लोग, मतलब बिल्कुल इन लोगों ने हद क्रॉस कर दिया दलित और पिछड़ा विरोध करने का। पूरी भाजपा ठीक है। मिले हुए सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। गलत आरोप बिल्कुल लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत आरोप है। जितेंद्र जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम बहुत संविधान की रक्षा किए हैं, 4 बार सरकार बनाया, जितनी भर्तियां किया है, ये अपना रिकॉर्ड उठाकर बता दें कि हमने कितने दलित पिछड़े अल्पसंख्यक की भागीदारी सुनिश्चित किया है। मैं मान जाऊंगा कि 4 बार की सरकार में इन्होंने सबको भागीदारी दिया है, सर्व समाज को मौका दिया है, सबको हिस्सेदारी बांटने का काम किया है। केवल एक जाति को मौका दिया है, केवल एक जाति को। एक सवाल पूछना चाहता हूँ जितेंद्र जी से, ब्लॉक पर जितने जितेंद्र जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इन्होंने किया, सब में सिर्फ यादववाद किया है। अति पिछड़े अति दलितों की भागीदारी। जितेंद्र जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छी तरीके से जानती है। सभी योजनाओं का लाभ संविधान की रक्षा करते हैं। जितेंद्र जी, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 साल तक रहे। नोएडा में एक बार भी अखिलेश जी 5 साल के अंदर नहीं आए। क्या नोएडा उनका क्षेत्र नहीं था? कहां कहां जाते हैं, कहां कहां काम करते हैं? एक बार भी 5 साल तक अखिलेश जी ने नोएडा में आकर एक काम भी नहीं किया, लोगों से एक बार भी नहीं मिले। यहाँ से क्या ऐसे डर गए थे अखिलेश जी कि नोएडा में आने से उनको डर लग गया और 5 साल तक 10 बार लोगों ने बुलाया, आज तक एक बार भी नोएडा नहीं आए हैं? आप बता दीजिए ऐसी क्या नफरत इस क्षेत्र से थी कि नोएडा आने से डरते थे वो? आप जवाब ले लीजिए। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं जल्दी नोएडा जाऊंगा, अभी कुछ ही दिन पहले का बयान है। ठीक है, उस समय नहीं आ करनी और कथनी में, ठीक है, करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है सर। अरुण राजभर जी हमारे साथ है। अरुण जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, एक तरफ बीएसपी सपा का गठबंधन, दूसरी तरफ मजबूत स्थिति में बीजेपी अपने आप को बता रही है, तीसरी तरफ कांग्रेस भी अपने आप को मजबूत स्थिति में बता रही है, चौथी तरफ यहाँ पर पीएसपीएल भी अपने आप को मजबूत स्थिति में बता रही है। आप कितने मजबूत है इन तमाम स्थितियों के बीच में? देखिए, देश की जनता इस बात को मान चुकी है कि एनडीए पूरी तरीके से देश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और पुनः सरकार बनाने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, बूथ स्तर पर जितना मैनेजमेंट हो चुका है, जितने कार्यकर्ता उत्साहित हैं, वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कितना ताकत लगा दे। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 73 की टारगेट हमने रखा है कि 73+ हम लोग रहेंगे और हमारे एक एक कार्यकर्ता और सहयोगी दल जो भाजपा है, दोनों कार्यकर्ता मिलकर के आपकी कोई पार्टी की करना शुरू कर दिया। कोई पार्टी की विचारधारा नहीं है क्या सर? जब मन करे तब एनडीए को गाली देना चालू कर देना, इतने उत्साहित हैं, बोलना चालू कर देना, जब मन करे तब सपा की तरफ बोलने लग जाना, जब मन करे तब बीएसपी की तरफ हो जाना। पार्टी की विचारधारा है आपके राजभर जी है, जी सोच के मोदी जी को गालियां दे रहे थे, जी मोदी के योगी जी के पीछे पड़े हुए थे, और अभी आज आप उनकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। क्या सेटलमेंट हो गया किसी चीज की? सूबे की जनता को भी बता दीजिए। देखो ना भाई, जो सरकार चल रही है दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, वंचितों के नाम पर जो सरकार बनी, आज जिन लोगों ने इतना झूठ बोलने का काम किया है कि जनता वो प्रदेश और देश की जनता वो रोजगार खोज रही है, किसान अपने लागत के दुगुना मूल्य, समर्थन मूल्य खोज रहा है, और महिलाएं अपना सम्मान ढूंढ रही है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार अपराध बढ़ते जा रहा है। आप कहाँ खड़े हो भाई? आपका प्रतीक कहाँ है? अभी विश्वविद्यालयों में जो आया है, विश्वविद्यालयों में जो आया है उसमें आपके राजभर बिरादरी के लोग कहाँ हैं? पाल कहाँ है? पटेल कहाँ है? उर्मी कहाँ है? काची कहाँ है? ठीक है, अगर ये 4 बार सरकार बनाए, अगर प्राथमिक विद्यालय में टेबल और कुर्सी की व्यवस्था कर दी होते, एक छोटा सा सवाल यहाँ मेरा गोविंद जी से है। गोविंद जी से एक छोटा सा सवाल है, देखिए मेरे पास वक्त नहीं है सर। टीचर की व्यवस्था हो जाती तो अच्छी शिक्षा मिल जाती, लेकिन ऐसा इन लोगों ने कुछ ठीक है सर, ठीक है। गोविंद जी, आपसे मेरा एक सवाल है छोटा सा,
ये लोकसभा चुनाव आने से पहले इस तरह की सियासत, दल बदल होना या फिर एक नेता का दूसरी तरफ चला जाना या दूसरी पार्टी में चला जाना, कितना उचित है? देखिए, कोई इस तरह का लिखित न तो चुनाव आयोग का कोई इस तरह के दिशा निर्देश हैं, न राजनीतिक दलों की कोई ऐसी आचार संहिता है कि किसी राजनीतिक नेता का पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में चुनाव से पहले चला जाना, चुनाव के वक्त अपनी पार्टी की निष्ठा बदलकर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ना, इस पर किसी तरह की कोई रोक हो। ये रोक सिर्फ एक मोटा एक नैतिक आधार होता है, और अगर राजनीति सिद्धांतों की हो तो सिद्धांतों का एक बॉन्ड होता है जिसकी वजह से नेता अपनी पार्टी के साथ कमिटेड होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज न सिद्धांतों की बात है न राजनीति में नैतिकता की बात है। इसलिए जहां जिसको फायदा दिखाई देता है, जहां जिसको इस बात की संभावना दिखाई देती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो यहां तो ये बिल्कुल तय है कि अगला विधानसभा का चुनाव कम से कम 3 साल दूर है, तो 3 साल तक कोई राजनेता अपने को खाली नहीं देखना चाहता। इसलिए वो तत्काल कोई लाभ उसको मिल जाए, वो चुनाव लड़ने के लायक हो जाए, उसको किसी पार्टी से टिकट मिल जाए, इसलिए कहा जा सकता है सर, क्योंकि मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, कहीं ना कहीं इन तमाम घटनाक्रम को देख के कहा जा सकता है कि आज के दौर में नेता सिर्फ और सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए परेशान रहते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे तमाम और राजनीतिक पार्टी के हो। इससे पहले लोकसभा चुनाव जब 2014 का हुआ था, उससे पहले भी ये देखा गया था कि जगदम्बिका पाल बीजेपी में चले गए थे। उससे पहले देखा गया था नरेश अग्रवाल, जो कि एसपी के कद्दावर नेता माने जाते थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। मतलब जहां का रुख है हवा का, उसी दौर में, उसी दिशा में जो नेता है वो चलते हुए दिखाई देते हैं। रीता बहुगुणा जोशी जो कांग्रेस की कद्दावर नेता थी, वो भी बीजेपी में चली गई थी। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो राजनीति में चलती ही रहती है। इसीलिए कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन और कोई किसी का दोस्त नहीं होता। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।